हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आज की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। एंड तक देखना, आज की वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे 1 मिनट में क्विकली। कल हम लोगों ने पढ़ा था 7 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय ब्लैक एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस। फरवरी 2024 में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बाख्तनेव। इसके अलावा अभी बिहार में महात्मा गांधी जी को समर्पित देश का पहला तांबे से बना बापू टावर बनाया गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और विश्व बैंक की एलपीआई रिपोर्ट यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत है 38वें स्थान पर। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। और नोएडा जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा शहर चुना गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव के सम्मान में निरंजन शाह स्टेडियम नाम रखा जाएगा राजकोट स्टेडियम का। और किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुरू हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है नीमा सरीखानी को। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो पीडीएफ और क्विज मत लेना भूलना। एमजेटी ऐप पर डिटेल पीडीएफ डिटेल क्विज यहाँ पर मिलती है, ठीक है। क्विज जरूर सॉल्व किया करो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग इस थीम के साथ विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व दलहन दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस बार भी वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। दालों का महत्व क्या है? दालों में प्रोटीन की आप जानते हो प्रचुर मात्रा होती है, तो ऐसे में दालों की महत्वता को बताने के लिए, दुनिया भर में इसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 2019 से हुई थी ऑफिशियल तरीके से विश्व दलहन दिवस के रूप में। हालांकि इसके पहले 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में यह शुरू हो चुका था। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पल्सेस न्यूरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, यानी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। ये रहे फरवरी महीने के अभी तक के महत्वपूर्ण दिवस, इनको आप रिकॉल कर लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे आगे क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की? देखिए ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार ले रहा हूं। एक्चुअली में तीसरी बार जो है अनाउंस किया गया भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को। अब टोटल अभी तक जब मैं बता रहा हूं तो 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है भारत रत्न। 3 और नए व्यक्ति शामिल हो चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और एमएस स्वामीनाथन। इन तीनों को और अनाउंस कर दिया गया। तो क्या मतलब पहला जो अनाउंस हुआ था वो नहीं दिया जाएगा क्या? नहीं, उनको भी दिया जाएगा, 3 और को दिया जाएगा। तो ये 3 कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह जी, इनका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। 23 दिसंबर को इनकी जयंती पर हम लोग मनाते हैं किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह जी 5वें प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव जी ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको भारत में एलपीजी लाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इनकी गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने लाया हुआ था। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री ये थे, वो वित्त मंत्री थे, ये बात ध्यान रखना। एमएस स्वामीनाथन जी ये कृषि क्रांति के जनक कहे जाते हैं और भारत में कृषि क्रांति लाने के लिए, हरित क्रांति लाने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक या कृषि क्रांति के जनक भारत में ये एमएस स्वामीनाथन जी हैं। तो इन 3 और विजेताओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। टोटल 5 को दिया जाएगा और मैंने इस पर कल आपको शाम को एक वीडियो दी हुई है जिसमें डिटेल्स में मैंने इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो ये 5 व्यक्ति इस बार सम्मानित किए जाएंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 5 को सम्मानित किया जा रहा है एक ही साल में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैंने कल की वीडियो में ही इस बात का जिक्र किया था कि कहीं लिखा नहीं गया है कि 3 ही को दिया जाएगा मैक्सिमम, है ना। ये अभी तक दिया नहीं गया था, वो बात अलग है, लेकिन कहीं लिखित में नहीं है कि हाँ मैक्सिमम 3 को ही दे सकते हैं। और अभी देखो यहाँ पर आज अनाउंस ही हो गया, तो 5 को इस बार दिया जाएगा भारत रत्न। अभी तक के लिए अभी कोई भरोसा नहीं भाई, क्या पता कि 1-2 और पार्टी मिलाना चाह रहे हैं और उनको भी दे दें, सम्मानित कर दें। तो अभी तक के लिए फिलहाल 5 को दिया जाएगा और ये 5 की लिस्ट यहाँ पर है। नाम मैंने आपको बता ही दिया। कर्पूरी ठाकुर जी सबसे पहले इनको अनाउंस किया गया था, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना इंटरेस्टिंग ये है कि 5 में से
से 4 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी ये जीवित हैं और इनको जीवंत दिया जा रहा है, बाकी 4 को मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये बात पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए कल वाली वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। नागरिक सम्मान भारत रत्न की अगर बात करें तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। 1954 से शुरुआत हुई थी और अंतिम अलंकरण यानी कि इस बार का 2024 में दिया गया। और अब 50 में 3 और जोड़ दो तो हो जाएगा टोटल 53, ठीक है। 48 को मिल चुका है और 5 को इस बार दिया जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर 50 लिखा गया है इसलिए क्योंकि अभी 2 को जो अनाउंस किया गया था वो ऐड कर दिया था इन्होंने, लेकिन अभी ये नया नया 3 और जुड़ गया है तो टोटल 53 को अनाउंस किया गया है अभी तक भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की। पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि होती है और देवनागरी हिंदी में लिखा होता है भारत रत्न। पहला दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अगला 9 फरवरी 2024 को कहां पर 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों 7वां हिंद महासागर सम्मेलन इस बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 7वां इस बार का संस्करण है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, हिंद महासागर सम्मेलन। तो ये 9 से 10 फरवरी के बीच में हुआ। अब हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी देश आते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश वगैरह, ये सभी आते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। तो 2016 से ये समिट आयोजित की जा रही है। इस बार 7वां संस्करण था तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर साहब यहाँ पर गए हुए थे, हिस्सा लिए। इसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, सिंगापुर के विदेश मंत्री, ये सभी लोग शामिल हुए। थीम की बात करें तो थीम है स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन साइट। ओके, यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है जिनको हम लोग रिकॉल करेंगे, जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो हुआ अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन या जिसे कहें पार्लियामेंट्री 20, तो ये नई दिल्ली में हुआ क्योंकि भारत ही G20 की मेजबानी किया था इस बार। तो भारत में भारत मंडपम में किया गया और नई दिल्ली में है भारत मंडपम। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, ये पहला था, फर्स्ट था। इसके अलावा पहला वैश्विक सम्मेलन भी हुआ, मुंबई में हुआ, ये भी पहला ही था। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ, भारत में हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ, पिछले वाला भी यही हुआ था। ब्रिक्स समिट 2023 वाली जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई और 2024 वाली अगर पूछी जाए तो आप बताओगे रसिया इस बार मेजबानी कर रहा है और 5 नए देश जुड़े हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये दुबई में ही होता है। और हाँ, दुबई में ही दोस्तों अभी गवर्नमेंट समिट हुई है। गवर्नमेंट समिट जो है यानी सरकार सम्मेलन ये 14 फरवरी को मतलब होने वाला है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। COP28 शिखर सम्मेलन भी ये यूएई में हुआ, ये 2023 में हुआ था COP20 शिखर सम्मेलन 28, ठीक है ना। G7 ये हिरोशिमा जापान में हुआ। ये कुछ प्रमुख समिट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य क्षेत्र में सुपर अर्थ खोजा है? तो देखो यहाँ पर तो यही जीना दुभर हो गया है, ये लोग नया नया पृथ्वी खोज रहे हैं। नासा जो है ये 137 प्रकाश वर्ष दूर एक रहने योग्य क्षेत्र में सुपर अर्थ खोजा है, यानी ये भी अर्थ की तरह ही है, अपनी ही पृथ्वी की तरह है। हालांकि पृथ्वी से बड़ी है, पृथ्वी से 1.5 गुना ये चौड़ा है और ये एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है। नाम है इसका एक्सोप्लैनेट TOI 715b, ये इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। ये भी आता है हैबिटेट जोन में। हैबिटेट जोन क्या होता है? देखो, हैबिटेबल जोन एक ऐसा जोन है जैसे कि सूर्य है ना, सूर्य के आप देखते हो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद ऐसे शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये सब है। तो अगर बहुत करीब भी अपना पृथ्वी होता तो भी हम लोग के यहाँ जीवन संभव नहीं होता, अगर बहुत दूर होता तब भी जीवन संभव नहीं होता। क्यों? अगर करीब होता तो सूर्य का प्रकाश इतना पड़ता कि सब लोग जल जाते, और अगर दूर होता तो इतनी बर्फ पड़ती कि सब लोग जम जाते। इसलिए अपना जो जोन है ना वो बहुत ही सुटेबल जोन है, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अपने ही जोन में मंगल ग्रह भी है ना। वैसे तो देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, अपेक्षाकृत करीब है उस पृथ्वी से, मंगल की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम लोग मंगल ग्रह में क्यों रहने की बात करते हैं? हम नहीं, मतलब एलन भैया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो हैबिटेबल जोन में आता है, जबकि शुक्र ग्रह जो है इसमें आप 98% CO2 देखते हो, जिस वजह से ये सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है जी, है ना। तो ये है हैबिटेबल जोन। ऐसे ही एक हैबिटेबल जोन में एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया है। एक्सोप्लैनेट मतलब
एक ऐसा प्लैनेट जो अपने वाले जो सौर मंडल है ना, अपना वाला जो सौर परिवार है, इससे दूर वाले में हो, यानी किसी दूसरे सौर मंडल में हो। अपने वाले में जो होगा उसे कहेंगे प्लैनेट, और दूसरे वाले में जो होगा उसे कहेंगे एक्सो प्लैनेट। समझ में आई बात? देखो यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको आसान से आसान, सरल से सरल भाषा में आपको चीजों को समझाने की। हाँ, कुछ दिन लेट हो जाती है वीडियो आने में, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो, चीजों को जरूर देखा करो। आप चाहे लेट हो जाए जिस दिन वीडियो, उस दिन बाद में जाकर के देख लिया करो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बार बार, और वादा भी आपसे करता हूँ, और वादा तोड़ता भी हूँ, मुझे पता है, लेकिन हो जाता है, मतलब क्या करें अब। तो कोशिश की जाती है अपनी तरफ से कि टाइम पर दिया जाए, लेकिन कभी कभी कंटेंट या फिर कभी कभी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं इधर, तो इस वजह से लेट हो जाती है। आप लोग थोड़ा सा किया करो, लेकिन बाद में भी देखा करो, देखा जरूर करो। और मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की जरूर करंट अफेयर डेली। ऐसा नहीं होता कभी कि करंट अफेयर आज की नहीं आई है या नहीं आएगी, है ना, आती जरूर है, भले से थोड़ा सा लेट आ जाए। अगला, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग वृद्धि चालक बन जाएगा? तो दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ में भारत ये आने वाला है टॉप पर 2030 तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कह रही है कि भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल डिमांड वाला लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड बन जाएगा। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये बात कह रही है, तो क्या ये बात सही होगी? भाई इन लोगों ने अपना किया होगा कुछ सर्वे वगैरह। यहाँ पर तो अपने इंडिया में बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। आप देख रहे हो सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। नितिन गडकरी साहब से शायद ये नहीं मिले हैं, वो कह रहे हैं हम पूरा पूरा सब पूरा चेंज कर देंगे सिस्टम ही, मतलब हम रोड के किनारे ही पूरा इलेक्ट्रिक हाईवे बना देंगे। फिलहाल इनके पास भी कुछ डाटा होगा, इन्होंने भी कुछ चीजें देखी होगी, और यहाँ पर देखो ये बता रहे हैं कि घरेलू तेल उत्पादन 2030 तक 22% घट जाएगा। और जब घरेलू तेल उत्पादन घट जाएगा तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर वही है, डिमांड वाली ये रिपोर्ट बताती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा पूरा आप इसको सही मानकर मत चलना, क्योंकि ये बात 2030 की कर रहे हैं, 2030 तक क्या पता चीजें चेंज हो जाए। तो फिलहाल इंडिया एनर्जी वीक 2024 में ये रिजल्ट, ये रिपोर्ट सामने लाई गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1974 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरोल। कौन है? फातिह बिरोल। अगला, हाल ही में कहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई? तो दोस्तों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अब मुफ्त में यात्रा कर पाएगी दिल्ली में। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा पहले से ही फ्री है, अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। किसने? अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि वहां के सीएम हैं 3 बार से। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे अनाउंस फ्री बस ट्रेवल फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सेइंग दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड इन सोसाइटी एंड डिजर्व इक्वल राइट्स। तो ये अनाउंस कर दिए कुल मिलाकर के। मैं भी कुछ अनाउंस किया हुआ हूं कि आपको जनवरी की ई बुक फ्री दी जाएगी। कब दी जाएगी? जब आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक ऑर्डर करोगे। ये ऑफलाइन बुक है, ये आपके घर तक जाएगी। अगर आप इसे ऑर्डर करते हो अब, तो आपको जनवरी मंथ की, जनवरी 2024 की ई बुक फ्री में दी जाएगी। तो आप जो है अगर आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ले सकते हो ब्रह्मास्त्र। और जबरदस्त बुक है, जबरदस्त वो किताब है, दोबारा रिप्रिंट होकर के आई है और अभी स्टॉक में है, अभी आप ऑर्डर कर सकते हो। रिव्यूज वगैरह जा करके आप लोग चेक ही कर लेना क्या क्या है, लोग स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग किए हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस प्रकार से है। इसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन रहता ही है, और प्रश्नोत्तर माध्यम में है, और डिटेल कंटेंट है। सबसे बड़ी बात कि ये 264 पेज की किताब है, और इस वजह से इसका प्राइस ज्यादा है। तो आप जैसे बहुत लोग ना सोच रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा नहीं है भाई। आप किसी भी की बुक उठा करके देख लो, सब वन लाइनर दिए रहते हैं, आपको वन लाइनर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है ना, डिटेल कंटेंट दिया जा रहा है। तो इसलिए बुक मोटी है, बुक मोटी है, तो इसलिए प्राइस आपको ज्यादा दे रहा है। वो भी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, डिलीवरी चार्ज वगैरह अगर हटा दोगे तो आपका रेंज में आ जाएगा। एम्स ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो अभी एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम है iOncology.ai। क्या है? iOncology.ai। यहाँ पर आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, एम्स अनवेल्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। और इसमें इन्होंने नाम तो नहीं दिया है कहीं पर, चलिए कोई बात नहीं, ये नाम यही है iOncology.ai।
ये स्तन कैंसर और डिंब ग्रंथि के कैंसर को पता लगाएगा और बहुत जल्द पता लगा लेगा क्योंकि एआई का यूज किया जा रहा है। क्लियर। अब एम्स की बात आई है, तो एम्स जो है ना, एम्स दिल्ली ने ये किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने ये किया हुआ है। तो एम्स के बारे में जान लो। एम्स जो है ना भारत में समझ लो टॉप लेवल का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। भारत में टोटल अभी के टाइम पर बताएं सुचारू रूप से 23 एम्स हैं, ठीक है ना। 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस हैं। आप कहोगे कि सर मैंने कहीं पढ़ा था 25 हैं, बिल्कुल 25 अनाउंस किए जा चुके हैं, है ना, लेकिन 23 अभी तक सुचारू रूप से चल रहे हैं। और सबसे पहले तो 1956 में एम्स दिल्ली की स्थापना हुई, इसके बाद 24 और की अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें से अभी मैं आपको बताऊं मणिपुर वाला और शायद कर्नाटक में है। ये दोनों अभी प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, ठीक है। अगला, किस प्रसिद्ध संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों अभी प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्यारेलाल शर्मा आपको यहां पर दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे, इनको अभी ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, इन्हीं को इस बार पद्म भूषण भी दिया गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, 2024 में ही इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित करने की बात की गई है। प्यारेलाल शर्मा हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीतकारों में से भी एक हैं। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1992 से हुई है और ये शुरू किया गया है एल सुब्रमण्यम के द्वारा। कुछ और पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए हैं हाल फिलहाल में, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे भारत रत्न तो भाई 5 लोगों को दिया जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। इसके अलावा रंजन गोगोई जी को असम वैभव रत्न दिया गया। प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार। अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेन बोइम, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक। सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज मेडल और पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। अगला, 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर हो गया विवाद। देखो, पहले तो ये लोग एक एक गोल करके मैच ट्राई किए, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि पेनाल्टी शूट आउट शुरू किया गया, उसमें भी ये लोग 11-11 से बराबर कर गए। फिर ये हुआ कि भाई दोनों लोग को बुलाओ, टास उछलवाओ, जो टास जीता समझो मैच जीता, और यही हुआ। भारत और बांग्लादेश ऐसा आया तो टास उछाल करके भारत के पक्ष में आ गया निर्णय। जब भारत के पक्ष में निर्णय आ गया तो फिर विवाद हो गया। विवाद हो गया तो फिर कहा गया अच्छा ठीक है, चलो भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो निर्णय टास उछाल करके किया गया था, भारत जीत गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया विवाद को देखते हुए, क्योंकि भाई बांग्लादेश में ही हो रहा था तो उनका घरेलू मैदान था, ठीक है। तो उग्र हो गई जनता। 2 से 8 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ 5वां संस्करण था। आगे, एलआईसी म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, कौन? रवि कुमार झा। ध्यान रखना, एलआईसी म्यूचुअल फंड के हैं, एलआईसी के नहीं है, यानी कि एलआईसी का जो म्यूचुअल फंड वाला यूनिट है उसके ये एमडी और सीईओ होंगे। ओके, रवि कुमार झा दिसंबर 2023 तक कॉर्पोरेट रणनीति के कार्यकारी के रूप में काम कर रहे थे। 30 से ज्यादा सालों का इनके पास अनुभव है। एलआईसी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार की ये सबसे बड़ी कंपनी बनकर के आई हुई थी। इसकी स्थापना 1956 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। अच्छा, जब इसका अभी 2022 में जब इसका आया था आईपीओ, तो ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, 22,000 करोड़ का, याद होगा ना, इस पर भी वीडियो दी थी मैंने। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा नियुक्तियां देख लेते हैं पिछले दिनों में कौन कौन सी हुई थी। अभी पवन कुमार जी को वित्त मंत्रालय में नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख चुना गया था। पीएस दिनेश कुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और अनिल कुमार लोहाटी, ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको याद रखना, ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालन का महानिदेशक यानी कि डीजीएनओ नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति। और अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ, इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव, विकासशील को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का कार्यकारी निदेशक, संजीव खन्ना जी को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो। अगला क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार नाम का पहल शुरू किया? तो दोस्तों ये पहल शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ये बोनस क्वेश्चन है, बोनस की ही तरह है, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि बाकी राज्यों ने किया हुआ है। और अभी पिछले दिनों में कई बार ऐसी योजनाएं मैं आपको बता चुका हूं कि सभी सरकारें चाह रही कि उनकी योजनाएं गांवों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि भाई हमारी सरकार कौन कौन सी योजना चलाती है, हम तक उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सरकार गांव के द्वार पहल शुरू किया गया है। तो वो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने लॉन्च किया है। वैसे हिमाचल प्रदेश की और योजनाओं की बात करें तो संजीवनी योजना चलती है, मुख्यमंत्री सुखा सहाय योजना इन्होंने शुरू किया जब से आए, जैसे सीएम बने। हिमकैड योजना यहाँ पर चलती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक अपने आप को ग्रीन स्टेट बनने की का वादा किया है, यानी ग्रीन स्टेट पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर देख सकते हो। और ये रही आज की वीडियो। टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोशिश किया मैंने कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें लाइक करके, कमेंट करके, सपोर्ट करके बता सकते हैं। शेयर भी कर दिया करो यार कभी कभी, है ना। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है और कौन कौन सी आ गई है। इसके अलावा वन लाइनर भी वहां पर दिया जाता है रिवीजन के लिए। कल मैंने आपसे पूछा था किस अनुच्छेद के तहत भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 165 के तहत। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, तो ये वाराणसी है। आज आपको क्या बताना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। अध्यक्षता कौन करता है, ये भी बना हुआ है क्वेश्चन। यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किताब जो है ये अवेलेबल है, आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। और एमजेटी ऐप पर क्विज, इसकी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी, हमारे कोर्सेज, हमारी ई बुक्स भी मिलेगी, आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।